Hi students and friends, Assalamu alaikum. This is your teacher and host Sayyid Ayazuddin Haider. You are watching Learn and Teach by Sarayaz. I'm continuing my video session for past papers, and this time I have selected IGCSE, that is 0620. Variant is 42 and it's of May June 2024. It's paper 4 theory extended version. It's of 1 hour 15 minutes. You have to answer all the questions. You can use calculator. You will show any of your working on this paper and use appropriate units where required. The total marks for this paper is 80. Your table is printed in this paper. So let's start with the question number 1. A list of gases is shown. Ammonia, helium, hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, chlorine, methane, nitrogen dioxide, propene, sulfur dioxide. Answer the following questions about these gases. Each gas may be used once, more than once, or not at all. A. State one gas which is the main constituent of natural gas. आपने बताना है एक गैस बताना है जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का। अगर आप लिस्ट देख सकते हैं, इसमें आपके पास मीथेन है जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है नेचुरल गैस का। तो आप लिख देंगे यहाँ पर मीथेन। पार्ट 2 पर आते हैं। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ फोटोकेमिकल स्मॉग एंड एसिड रेन। अब देखिए, इन्होंने फोटोकेमिकल स्मॉग और एसिड रेन दोनों मेंशन किया है। एसिड रेन की जो जिम्मेदार गैसेस हैं यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सम वॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑल्दो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट द मेन कल्प्रिट फॉर एसिड रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों एसिड रेन कॉज करती हैं। लेकिन एक और पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है एक्स्ट्रा, विच इज अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नंबर 3 इज अनसैचुरेटेड। ये अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो रही है। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अगर आप लिस्ट देखें, यहाँ पर हमारे पास प्रोपीन है जो कि अनसैचुरेटेड है। ये अल्कीन की फैमिली से, इसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद है। नंबर 4 हैज मोनोएटॉमिक पार्टिकल्स। पीरियोडिक टेबल में देखें, आपके पास ग्रुप 8 जो एलिमेंट्स हैं विच इज ऑल्सो नोन एज नोबल गैस, इनर्ट गैस, ये सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं मोनोएटॉमिक। तो ग्रुप 8 का अगर आपको कोई एलिमेंट यहाँ नजर आता है तो उसको आप यहाँ लिखेंगे विच इज हीलियम। हीलियम यहाँ पर मौजूद है, उसका आंसर हीलियम होना चाहिए। नंबर 5 रिड्यूसेस आयरन 3 ऑक्साइड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है वो यूज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये रिड्यूस करता है आयरन 3 ऑक्साइड को इनटू आयरन। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो हम कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते हैं। Let's move to next part, which is part B. Nitrogen dioxide, NO2, and carbon monoxide are removed from a car exhaust by a catalytic converter. कैटलाइटिक कन्वर्टर जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको रिमूव किया जाता है। राइट दी सिंबल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। ये सिंबल इक्वेशन कह रहा है, तो सिंबल इक्वेशन का मतलब ये कि आप यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला या सिंबल्स यूज करेंगे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला दिया हुआ है NO2, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें पता है CO होता है। प्रोडक्ट क्या मिलती है इसमें, नाइट्रोजन गैस मिलती है N2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इनको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा लेते हैं।
इसको बैलेंस करना है हमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को, इसमें ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे। तो इफ विल प्लेस 4 बिफोर कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे 4 लगा दें, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, 2 2 4, 4 + 4 8, 4 2 8, तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये दिस इक्वेशन इज बैलेंस नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, अ लिस्ट ऑफ 5 मेटल्स इज शोन। ये लिस्ट है 5 मेटल्स की, वो दी हुई है, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, पोटासियम, सिल्वर। ए, ऑल मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयंस, सारे मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है बिकॉज दे हैव फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। नंबर 1, डिस्क्राइब हाउ एटम्स फॉर्म पॉजिटिव आयन। एटम किस तरह पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है? लूज करता है इलेक्ट्रॉन, सो आप लिख देंगे लूज इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स। पार्ट 2, state which of the 5 metals in the list has the greatest tendency to form positive ion। अब ये रिलेटेड है रिएक्टिविटी सीरीज से, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उसकी ग्रेटेस्ट टेंडेंसी होगी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो इस लिस्ट के अंदर अगर आप देखें तो पोटासियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है, तो पोटासियम होगा मेटल जो जिसकी सबसे ज्यादा टेंडेंसी होगी पॉजिटिव आयन फॉर्म करने की, सो स्टेट अवे राइट पोटासियम। पार्ट 3 पे आ जाते हैं, सजेस्ट वन ऑफ द 5 मेटल्स इन द लिस्ट विच इज नॉट लाइकली टू शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। इनमें से 5 में से कोई ऐसा मेटल बताइए जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं वो, यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं बिटवीन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3, ये कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और इस लिस्ट से हमारे पास मौजूद है कॉपर, आयरन, सिल्वर, ये 3 जो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसके अलावा जो भी मेटल है वो आप लिख सकते हैं, आप मैग्नीशियम लिख दें या पोटासियम लिख दें, मैग्नीशियम और पोटासियम। नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द 5 मेटल्स इन द लिस्ट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर जो मेजर मेटल है वो है आयरन। समथिंग विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन। Moving to next part, a student adds a sample of a metal to an aqueous metal salt in a beaker to see if a displacement reaction takes place. Complete table 2.1 to show the color of the solution in the beaker at the start and at the end of the experiment। हमारे पास मैग्नीशियम है और सिल्वर है, हमें पता है मैग्नीशियम जो है among highly reactive metals है। among reactive metal लिख लेते हैं क्योंकि ये टॉप पर नहीं है, among reactive metals, और ये below in the series है सिल्वर। सो मैग्नीशियम और आयरन 2 सल्फेट का रिएक्शन है, तो क्या मैग्नीशियम आयरन 2 सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा? हमें कलर नजर आ रहा है स्टार्ट में ग्रीन, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इट विल डेफिनेटली डिस्प्लेस आयरन 2 सल्फेट। तो ग्रीन कलर जो है ये कलर है, इट्स ड्यू टू आयरन 2 सल्फेट, आयरन 2 प्लस का जो सॉल्ट है ना उसकी वजह से ये ग्रीन कलर होता है, Fe+2। तो ग्रीन कलर जो है वो फेड हो जाएगा, तो आखिर में जो कलर आएगा वो कलर ऐसा आ जाएगा। व्हाट अबाउट सिल्वर? सिल्वर का रिएक्शन आ रहा है कॉपर 2 सल्फेट से। अब कॉपर जो है वो ऊपर है, Cu इज अबव सिल्वर। पहले तो कलर आप लिखते हैं दैट स्टार्ट वी हैव कॉपर 2 प्लस, इसका जो सॉल्ट है इसका कलर जो ब्लू होता है, तो ये तो आप लिख दीजिए यहाँ पर ब्लू। तो कॉपर जो है अबव है सिल्वर, तो क्या ये इसको डिस्प्लेस करेगा? नहीं, तो आपका एंड जो कलर है वो भी ब्लू ही आएगा, because the displacement reaction will not take place। Moving to next part, which is part C. Most group 2 metals form a gas when placed into cold water. An alkaline solution is also formed। ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं
ये ग्रुप 2 है। ये वाटर में एक गैस प्रोड्यूस करते हैं। जब भी ये वाटर से रिएक्ट करते हैं गैस प्रोड्यूस करते हैं, और सॉल्यूशन जो बनता है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। अगर मैं ग्रुप 2 मेटल ले लेता हूँ एम, और वाटर का हमें पता है फॉर्मूला ये H2O है, तो हमें मिलेगा MOH। हाइड्रोक्साइड कह रहा है ये, सॉरी ये कह रहा है अल्कलाइन सॉल्यूशन विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की वजह से तो सेकंड ग्रुप जो है हाइड्रोक्साइड बना देते हैं वाटर के अंदर। तो M और OH के दरमियान आप फॉर्मूला आप प्रिडिक्ट करेंगे तो M ग्रुप 2 है, +2 हो जाएगा चार्ज, ये -1 होता है, ये 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आप यहाँ पे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यू विल गेट दिस MOH होल ट्वाइस। और जो गैस प्रोड्यूस होगी वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, H2 गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, नॉइस बैलेंस। कह रहा है नेम द गैस फॉर्म व्हेन स्ट्रोंशियम इज एडेड टू कोल्ड वाटर। स्ट्रोंशियम को जब आप ऐड करेंगे कोल्ड वाटर में तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन लिख दीजिए। नंबर 2, नेम द अल्कलाइन सॉल्यूशन फॉर्म व्हेन स्ट्रोंशियम इज एडेड टू कोल्ड वाटर। यहाँ पर बनाएगा ये स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। पार्ट 3 पे आ जाते हैं। वन ग्रुप 2 मेटल reacts very slowly when placed in cold water. When heated, the metal reacts with steam to form a white solid. ये दो इंफॉर्मेशन दिए। एक ग्रुप 2 का मेटल है जो स्लो रिएक्ट कर रहा है जब हम इसको प्लेस करते हैं वाटर में। जब हीट करते हैं तो वो मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ टू फॉर्म अ वाइट सॉलिड। आइडेंटिफाई दिस मेटल एंड नेम द वाइट सॉलिड फॉर्म। ग्रुप 2 के मेटल देख लेते हैं। अब ग्रुप 2 के अंदर जो रिएक्टिविटी का ट्रेंड है वो ये है कि रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ग्रुप 1 और 2 में सिमिलर ट्रेंड है, डाउन द जो ग्रुप है रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो इट मस्ट बी द मेटल एट द टॉप। मैग्नीशियम के चांसेस हैं यहाँ पे, मैग्नीशियम होना चाहिए मेटल, और वाइट सॉलिड बना रहा है ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके, तो इट शुड बी मैग्नीशियम। और जो सॉलिड बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। याद रखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। अगर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा, स्टीम से जब रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड मिलेगा। सो वी विल गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पार्ट डी। Under certain conditions, iron will react with steam to form an oxide of iron with the formula Fe3O4. Fe3O4 reacts with the dilute hydrochloric acid to form a mixture of iron 2 and iron 3 salts and water. Deduce the symbol equation for the reaction between Fe3O4 and dilute hydrochloric acid. सबसे पहले तो काम हम ये करते हैं जिसका हमें फॉर्मूला पता है वो हम लिख लेते हैं। स्टेट सिंबल की इन्होंने बात नहीं की है, हमें सिर्फ सिंपल इक्वेशन लिखनी। तो Fe3O4 का रिएक्शन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है इसका फॉर्मूला HCl। दो सॉल्ट मिल रहे हैं और उसके अलावा मुझे मिल रहा है वाटर, स्टीम। स्टीम जो है वाटर है, प्लस आप यहाँ पे स्टीम यानी कि वाटर का फॉर्मूला लिख दीजिए। अब ये सॉल्ट मिलेंगे उसके अंदर ये बता रहा है कि एक में आयरन 2+ है और एक आयरन 3+ है, तो इट मस्ट बी ऑफ क्लोराइड, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्लोराइड निकलेगा, क्लोराइड आयन निकलेगा। HCl प्रोवाइड्स द क्लोराइड आयन। ये क्लोराइड आयन जो है रिएक्ट करेगा Fe+2, इनकी वैलेंसी हो गई। इग्नोर कर दीजिए चार्जेस, स्वैप कर दें नंबर्स को तो आपको ये मिल जाएगा FeCl2। तो एक प्रोडक्ट मेरे पास होगी FeCl2 प्लस, दूसरी प्रोडक्ट क्या होगी, दूसरी प्रोडक्ट में Fe पे चार्ज है +3, अगेन Cl के साथ है -1, इग्नोर कर दें चार्जेस, स्वैप कर दीजिए नंबर्स को 1
3 we get FeCl3, FeCl3। इस इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो वी हैव HCl एंड H2O। इस पर हम राइट साइड पे देख सकते हैं हमारे पास 2 है हाइड्रोजन और लेफ्ट साइड पे 1 है। अगर हम 2 लिखते हैं हाइड्रोजन तो क्लोरीन की बैलेंसिंग आउट होती है। वी हैव 2 + 3 6 है क्लोरीन। तो हम कौन सा नंबर लिख के हम आगे चलते हैं? 4 लिखते हैं। अगर हम 4 में भी बात नहीं बनेगी क्योंकि Cl जो है हमारे पास 5 है। अगर हम 5 HCl लिखते हैं तो फिर H2O बैलेंस नहीं होगा। अगर हम 6 HCl लिखते हैं तो हम 3H2O दे देंगे, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग आउट हो जाएगी। वाई नॉट 4 HCl? हम इसको 4 HCl अगर करते हैं तो 4H2O हो जाएगा। लेकिन 4 HCl नहीं हो सकता क्योंकि Cl जो है वो 5 है। 6 भी नहीं हो सकता, 7 की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। 8 लगाते हैं हम, 8। 8। अब 8 में हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा बिफोर H2O प्लस 4H2O। अब बाकी बैलेंस कर लेते हैं। FeCl2, FeCl3 यहाँ पर लगा लेते हैं हम 2 FeCl3। नाउ इट्स बैलेंस। 2 3 द 6, 6 + 2 is 8। क्लोरीन भी 8 हो गया, बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 3, द सिंबल इक्वेशन फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज शोन। ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है अमोनिया की और ये रिएक्शन इक्वेशन दी हुई है। N2G + 3H2G रिवर्सिबल साइन 2NH3G। डेल्टा H जो है माइनस दिया हुआ विच मीन्स इट्स एक्सोथर्मल। प्रोसेस का नाम जो है हैबर है। नेम दिस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। पहला सवाल ही यही है, नाम पूछ रहा, आप हैबर दे देंगे। पार्ट बी, स्टेट द मीनिंग ऑफ डेल्टा H। चेंज इन एंथैल्पी लिख दें या एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। चेंज इन एंथैल्पी। C, state the typical conditions and name the catalyst used in the industrial production of ammonia। टेम्परेचर उसका यूनिट क्या होगा? हमें रेट ऑफ रिएक्शन को भी जहन में रखना है और इसके इक्विलिब्रियम को भी जहन में रखना है। नाम टेम्परेचर लो रख सकते हैं ना हाई रख सकते हैं। 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कॉम्प्रोमाइज है। 450 और यूनिट आपका आएगा सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड यूनिट्स आपको मेंशन करना जरूरी है। प्रेशर और उसके यूनिट। प्रेशर आप यहाँ पे मेंटेन करते हो 200 ATM, 200 एटमॉस्फेरिक। 200 एटमॉस्फेरिक ले लीजिए या फिर 20,000 KPa ले लीजिए। कैटलिस्ट यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो आयरन यूज हो रहा है। आप आयरन लिख दीजिए या फिर उसका सिंबल लिख दीजिए। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। स्टेट 2 मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। हमें रेट बढ़ाना है इस रिएक्शन का। आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, क्या करेंगे? यानी कि Ni2 फ्रॉम, इनमें से कोई सी एक चीज, दो चीज आप कर सकते हैं। Ni2 फ्रॉम, आप इसके अंदर कैटलिस्ट यूज करके बढ़ा सकते हैं। यूज कैटलिस्ट। रेट बढ़ाना है मुझे, याद रखिएगा रेट की बात हो रही है। आप हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। आप इवन हाई प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा हाई प्रेशर में पार्टिकल जो है वो वॉल्यूम कम हो जाता है। दे विल बी मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी वजह से भी रेट इंक्रीज हो जाता है। ओके, पार्ट ई। The symbol equation for the reaction can be represented as shown in figure 3.1। ये रिएक्शन इक्वेशन है अमोनिया की फॉर्मेशन की। टेबल 3.1 शोज सम बॉन्ड एनर्जी। कुछ बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे दी हुई है। एन ट्रिपल बॉन्ड एन है और एच दी हुई है। यूज द बॉन्ड एनर्जीज in table 3.1 and delta H to calculate the bond energy of NH bond in kilojoule per mole। यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन का डेल्टा H भी दिया हुआ है। ये डेल्टा H दिया हुआ है एक्सोथर्मिक का, माइनस मीन्स एक्सोथर्मिक का साइन। यूज द फॉलोइंग स्टेप्स। हम फॉलोइंग स्टेप्स यूज करेंगे टू फाइंड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH बॉन्ड। ये हमें मालूम करना है। कैलकुलेट द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स इन द रिएक्टेंस। रिएक्टेंस साइड पे जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं
उसके लिए एनर्जी हमें कितनी चाहिए होगी। हमारे पास एन ट्रिपल बॉन्ड एन है, इसका हो गया 945, और 3 H बॉन्ड है, तो ये प्लस हो जाएगा 3 × 435। इसको आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2250। 2250 हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड्स फॉर्म इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड पे जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं उसमें आपको एनर्जी निकालनी है, तो हमें NH निकालना है। तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास कितने NH बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप लिख देंगे 6x, इसको हम कंसिडर करेंगे 6x। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन NH बॉन्ड। अब NH बॉन्ड बनाना है, इक्वेशन आपको याद है, इक्वेशन जो है आपके एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड, एनर्जी नीडेड ब्रेक बॉन्ड, ब्रेक बॉन्ड्स माइनस एनर्जी released when bonds are made, energy released when bonds are made, is equal to delta H आ जाएगा। तो एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड ये 2250 है, 2250 माइनस एनर्जी रिलीज 6x, हमें जो मालूम करना है 6x हो जाएगा, और डेल्टा H दिया हुआ है, साइन के साथ आप लिख देंगे ये है -90। -90 रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को, ये हो जाएगी -6x इज इक्वल टू -90 -2250। फाइनली हमारे पास इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू -x -90 -2250 डिवाइडेड बाय 6। तो 90 में आप ऐड कर दीजिए, +2250 डिवाइड कर दें आप 6 से, 390। तो माइनस का साइन आएगा, -x इज इक्वल टू -390 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट +390। so +390 will be the final answer in this case. Part F, an incomplete simple equation for the preparation of ammonia in the laboratory is shown. ये कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन है, +2NH4Cl, प्रोडक्ट मिल रही है CaCl2 +-2NH3। ये बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन है अमोनियम सॉल्ट के साथ। NH4Cl इज द अमोनियम सॉल्ट। तो जो चीज यहाँ मिसिंग है वो इट मस्ट बी वाटर। इसमें एक सॉल्ट मिलता है, अमोनिया मिलता है और वाटर मिलता है, तो यहाँ पे मैं वाटर का फॉर्मूला देता हूँ H2। कंप्लीट दी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन हमने कंप्लीट कर दी। पार्ट 2, नेम NH4Cl, इट्स अमोनियम क्लोराइड। पार्ट 3 पे जाते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया NH3 मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर which forms when 1.12 gram of CaO is heated with excess NH4Cl। CaO को जब आप हीट कर रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो आपको कैल्शियम क्लोराइड वाटर और अमोनिया गैस में, तो हमें जिससे कंसर्न है वो है अमोनिया। अमोनिया में लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये 2NH3 मिल रही है।
हमारे पास मास दिया हुआ है सीएओ का, अगर मुझे मोल्स मिल जाते हैं सीएओ के, तो फिर मैं इजीली मोल्स कैलकुलेट कर सकता हूँ अमोनिया के, देन आई कैन इजीली कन्वर्ट दोज मोल्स इनटू वॉल्यूम। हम पहला काम ये करेंगे, मोल्स निकाल लेंगे सीएओ के, मोल्स ऑफ सीएओ। मोल्स ऑफ सीएओ, मास है 1.12, डिवाइड कर दीजिए 56 इसका एमआर, 1.12 डिवाइडेड बाय 56, ये आ गया 0.02 मोल्स, ये आ गया 0.02 मोल्स आ गया। इक्वेशन के हिसाब से 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया, देयरफॉर 0.02 मोल्स प्रोड्यूस करेगा x मोल्स। तो क्रॉस कर लेते हैं, we'll get x is equal to 2 multiplied by 0.02, which becomes 0.04। अब ये 0.04 जो है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर चाहिए सेंटीमीटर क्यूब में, तो हमें 24,000 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ NH3, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 24,000, 960। तो 960 सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका फाइनल आंसर होगा। Moving to next question, which is question number 4. A carboxylic acid reacts with an alcohol, produce an ester and water. Under certain conditions, this reaction can be reversed. So an ester reacts with water to produce a carboxylic X and an alcohol Y. The reaction reaches an equilibrium. The reaction है हमारे पास, और हमें एस्टर दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, और रिवर्सिबल साइन के बाद x प्लस वाई दिया हुआ है। x जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, और y जो है वो अल्कोहल है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक, इसका मतलब डेल्टा एच का साइन क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा, बैकवर्ड का साइन माइनस हो जाएगा। ए, डिड्यूस द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द एस्टर। एस्टर का जो है मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, तो पहला काम ये करता हूँ, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, C4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 2 5, 5 + 3 8, H8। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको C2H4O, C2H4O, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब कह रहा है पार्ट बी में, नेम द एस्टर। एस्टर का नाम बता दीजिए। क्या आपके पास अल्काइल ग्रुप है? C O के बाद जो ग्रुप लगा होता है ये अल्काइल ग्रुप होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ दोबारा, CH3 COO CH3, ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जो कि एक कार्बन पर है, तो इसका नाम होगा मीथाइल। इट मस्ट बी मीथाइल। एक नाम तो हमें पता चल गया कि इसका स्टार्ट का जो है वो मीथाइल है। और ये वाला पार्ट जो है ये अल्केनोएट है, अल्केनोएट। यहाँ पर 1 हमारे पास CH3 CH2 है, CH3 CH2, देयर विल बी 3 कार्बन, तो इट मस्ट बी प्रोपेनोएट। मिथाइल प्रोपेनोएट होगा ये, मिथाइल प्रोपेनोएट। पार्ट सी, नेम कार्बोक्सिलिक एसिड X एंड ड्रॉ इट्स डिस्प्लेड फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताइएगा जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है ये एस्टर टूटने के बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है X, इसका नाम बताना है और डिस्प्लेड फॉर्मूला देना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इट मस्ट बी प्रोपेनोएट है,
प्रोपेनोइक मस्ट बी कमिंग फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, सो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड, उसका डिस्प्लेड फॉर्मूला बना देंगे प्रोपेनोइक एसिड। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि ड्रॉ करने में आसानी हो। CH3 CH2 COOH, ये आप डिस्प्लेड फॉर्मूला बना लें 1 2 3। थर्ड कार्बन पे आपके पास COOH है, O बॉन्ड H, ये बॉन्ड आप लगा लीजिए, हाइड्रोजन हम लगा लेते हैं, when it's satisfy हो जाएगा। So this will be the final displayed formula of this propanoic acid. Part D, name alcohol Y and give its structural formula। अब ये कह रहे हैं अल्कोहल का नाम बता दीजिए। अल्कोहल जो है डेफिनेटली मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे मेथेनॉल हो जाएगा, मेथेनॉल होगा नाम। और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह रहा है, डिस्प्लेड फॉर्मूला नहीं कह रहा है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, CH3OH, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। Moving to next part, which is part E. Complete table 4.1 to show the effect, if any, for each change of condition. Change of condition क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं हम, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, ये एस्टर है, इसको डिक्रीज कर रहे हैं, मेंशन कर देता हूँ, ये एस्टर। मोर अल्कोहल वाई इज एडेड, अ कैटलिस्ट इज एडेड। अब इफेक्ट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एक्स की जो कंसंट्रेशन है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, फर्क। अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज कर देते तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगी। मैं रिएक्शन जो है नीचे दोबारा लिख देता हूँ ताकि हमें आसानी हो जाएगी करने में। रिएक्शन है CH3 CH2 COO CH3 प्लस H2O, रिवर्सिबल साइन, X प्लस वाई, X जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और Y जो है वो अल्कोहल है, और हमें पता है फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एंडो है, तो डेल्टा H यहाँ पर आप प्लस साइन। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब टेम्परेचर में डिक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती है टू द साइड इन विच एनर्जी इज रिलीज, एक्सोथर्मिक वाली साइड पर, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन। तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इट मस्ट डिक्रीज, सो आप लिख देंगे डिक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, एस्टर की कंसंट्रेशन आप डिक्रीज कर दीजिए। अगर आप एस्टर की करेंगे तो फिर जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा एस्टर वाली साइड, यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे, तो अगेन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की डिक्रीजेस। अल्कोहल आप डाल दीजिए, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करेगा, मोर अल्कोहल आप डालेंगे मोर से रिएक्ट करेगा और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि रिएक्टर साइड पे जाएगा, तो अगेन इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अब कैटलिस्ट अगर आप डालते हैं तो उस पर ये कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है, सॉरी कैटलिस्ट हमें पता है रेट बढ़ाता है, क्या कंसंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ता है, कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको हम लिखेंगे नो चेंज या इफेक्ट, नो चेंज या फिर इफेक्ट। पार्ट एफ में आ जाते हैं। एट द बिगिनिंग of the reaction between the ester and water, no carboxylic acid is present in the reaction system। जो beginning थी रिएक्शन की जिसमें एस्टर और वाटर को आप रिएक्ट करवा रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है मौजूद नहीं था रिएक्शन मिक्सचर में। नंबर 1, सजेस्ट हाउ द pH of the reaction mixture changes from the start of the reaction until equilibrium is reached। assume alcohols and esters are neutral। अल्कोहल्स और एस्टर को अगर आप न्यूट्रल कंसीडर करेंगे तो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे लाजमी इसकी pH जो है 7 होनी चाहिए, और जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ वीक एसिड। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये चीज आपने जहन में रखनी है। pH बिलो तो होगी 7, लेकिन कितना बिलो होगी, 7, 3 से लेके 7 के दरमियान होगी,
पीएच जो है बिटवीन 3 to 7। आप नीचे नहीं जा सकते, 3 से नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड इंडिकेट करेगा। नंबर 2, आइडेंटिफाई द आयन दैट कॉजेज द चेंज इन पीएच। एच पॉजिटिव आयन जो कि एसिड में मौजूद होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस चेंज इन पीएच, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस करेगा इस सोल्यूशन के अंदर। नंबर 3, नेम एन इंडिकेटर विच कैन बी यूज टू फॉलो द चेंज इन पीएच। कौन सा इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं टू फॉलो द चेंज इन पीएच। चेंज इन पीएच के लिए हम लोग जो इंडिकेटर यूज करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 5. Sulfur is a group 6 element. A sample of sulfur contains two isotopes, S32 and S34. Number 1, complete table 5.1 to show the number of protons and neutrons in one atom of each isotope of sulfur. मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इनका न्यूक्लियन नंबर दिया हुआ है, क्योंकि आइसोटोप्स हैं, ये दोनों नंबर्स जो हैं वो न्यूक्लियन नंबर को इंडिकेट कर रहे हैं, और न्यूक्लियन नंबर जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को बता रहा होता है। ठीक है, इस टेबल में मुझे प्रोटॉन्स बताने हैं और न्यूट्रॉन बताने हैं। प्रोटॉन के लिए मुझे जाना पड़ेगा प्योर टेबल में। प्योर टेबल में इसकी पोजीशन है ग्रुप 6 में, यहाँ पर इसका प्रोटॉन नंबर है 16। इसका मतलब है दोनों के पास 16 प्रोटॉन्स है। स्ट्रेट अवे आप 16 लिख दें। अच्छा, अब आपको निकालना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए S32 में आप क्या करेंगे, 32 माइनस 16, तो क्या आंसर आएगा 16। और 34 माइनस 16 जब करेंगे आप तो क्या आंसर आएगा, 18। Moving to next part, state why these isotopes have identical chemical properties. Chemical properties जो relate करती है वो electronic configuration, same number of same electronic configuration आप लिख देंगे, same electronic configuration। इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, और इसी पर जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, याद रखिए केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं करती। फिजिकल प्रॉपर्टी जो न्यूट्रॉन पे करती है, दैट्स व्हाई आइसोटोप्स हैव different physical properties. Number 3, state the mass of 6.02 into 10 to the power 23 atoms of S34, include units in your answer. ये जो एटम्स दिए हुए हैं ये एवोगाड्रो नंबर है, और ये होता है 1 मोल के अंदर, 1 मोल। सो 1 मोल का मास क्या होगा, वही न्यूक्लियन नंबर हो जाएगा 34। तो इसको आप लिख देंगे ग्राम, 34 ग्राम कर देंगे, ग्राम एक्सप्रेस कर देंगे। Number 4, state the name of the amount of substance which contains 6.02 into 10 to the power 23 atoms. 1 मोल के अंदर होता है ये हमारे। Number 5, table 5.2 shows the relative abundance of these isotopes of sulfur in the sample. Relative abundance यानी कि परसेंटेज दी हुई दोनों की। Calculate the relative atomic mass of sulfur in this sample to 1 decimal place. 95% 32 का है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 95 कर लें आप, डिवाइड कर लें 100 से, परसेंटेज है, प्लस 5% 34 का, तो 34 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से, डिवाइडेड बाय 100। 100 ये आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 100 कर लेते हैं, 32 को मल्टीप्लाई कर लें आप 95 से, विल गेट 3040, प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 34 से, व्हाट यू विल गेट 170। तो 170 प्लस 3040 and divided by 100, 30.57। प्लस हो गया 3040, 32.1, sorry 32.1 is the final answer. Part B, sulfur reacts with magnesium to form magnesium sulfide, MgS, and ionic compound. Number 1, complete the dot and cross diagram
in figure 5.1 of the ions in magnesium sulfide. Dot and cross diagram हमें complete करनी है. Give the charges on the ions. मैग्नीशियम सल्फाइड आयनिक कंपाउंड है. मैग्नीशियम जो एक मेटल है, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 2 में है. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. सल्फर गेन करेगा, इट्स अ नॉन मेटल, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. पहले हम चार्ज शो कर लेते हैं. अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर +2 चार्ज या 2+ आ जाना चाहिए. इसी तरह सल्फर जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट मस्ट बी कैरिंग 2- और -2 चार्ज. नाउ लेट्स कंप्लीट दिस डॉट एंड क्रॉस डायग्राम. मैग्नीशियम, इसका 12 है प्रोटॉन नंबर, विच मींस इसके पास इनिशियली 12 इलेक्ट्रॉन्स थे. इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10 थे, 12 थे. 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, अब कितने बच गए? 10 बच गए. तो अब मुझे 10 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो एक सर्कल बना लीजिए और 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं. अब 8 बनाने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ये कंप्लीट हो गया. सल्फर पे आ जाते हैं. सल्फर कौन सा ग्रुप में है? ग्रुप 6 में. इसके पास कितना है? प्रोटॉन नंबर 16 है. इनिशियली इसके पास 16 थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए. इलेक्ट्रॉन्स इसके पास इनिशियली 16 थे, इसने इलेक्ट्रॉन 2 गेन किए, तो अब 18 हो गए. और अगर आप यहाँ पर देखें 1 2 और +8, 10 इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन हमें मजीद शो करना है. अब याद रखिएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि पेयरिंग कर लेंगे विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर एटम. 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग होगी. एक ये हो जाएगी पेयरिंग 1, और ये दूसरी हो जाएगी पेयरिंग. नाउ लेट्स शो दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर. 1 2 3 4 5 6. ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई. नंबर 2, स्टेट वाई मैग्नीशियम MgS या मैग्नीशियम सल्फाइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और क्या चीज लिख सकते हैं आप? आयोनिक बॉन्ड आप मेंशन कर सकते हैं. आयोनिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है. आयोनिक बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. नंबर 3, स्टेट वाई मोल्टन MgS कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. मोल्टन स्टेट में क्यों कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? इसके पास मोबाइल आयंस होते हैं, कंटेन मोबाइल आयंस, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. पार्ट सी पे आ जाते हैं. An acid containing sulfur reacts with sodium hydroxide NaOH to form a salt and water. The salt has the formula Na2SO3. अब हम deduce the formula of this acid. इसके अंदर हमारे पास SO3 आयन आ रहा है, तो SO3 आयन जो है must be coming from the acid H2SO3. H2SO3. H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड कहलाता है. नंबर 2, डिड्यूस द फॉर्मूला ऑफ द एनाइन इन Na2SO3. SO3 जो एक आयन जो है, लुकिंग एट दिस Na2SO4, इट मस्ट बी कैरिंग -2. तो SO3 -2 चार्ज ये कैरी करता है. SO3 -2 लिख देंगे. ये एनाइन इसके अंदर मौजूद है Na2SO3. नंबर टी, पार्ट डी, Na2SO3 is oxidized by acidified aqueous potassium magnate 7. Number 1, state what 7 refers to in the name. potassium magnate 7, ये इसके ऑक्सीडेशन नंबर को बता रहा है. तो वी राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn और मैंगनीज. आप नंबर पूरा लिखेंगे, NO डॉट नहीं लिखेंगे पेपर में. नंबर 2, स्टेट द कलर चेंज व्हेन दिस रिएक्शन हैपन. जब ये रिएक्शन हैपन हो रहा है, पोटेशियम मैग्नेट 7 का जो इनिशियल कलर है वो है पर्पल. पर्पल या फिर पिंक. पर्पल या फिर पिंक. और ये रिएक्शन जब होता है उसके बाद ये कलरलेस में कन्वर्ट होगा. Moving to next question, which is last question. Glucose is involved in 2 process. 2 process में involved है glucose. A, glucose C6H12O6 is made in plants from carbon dioxide and water.
नंबर वन, नेम दिस प्रोसेस। ग्लूकोज जो है प्लांट में बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से। प्रोसेस का नाम बताइए। फोटोसिंथेसिस इज द नेम फॉर द प्रोसेस। पार्ट टू, राइट द सिंबल इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। सिंबल इक्वेशन हमें देनी है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर से, वाटर का फॉर्मूला ये रहा, और क्या बना रहा है, ग्लूकोज C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 6CO2 हो जाएगा, 6H2 हो जाएगा, और आपके पास आखिर में 6O2 आएगा। बाकी C6H12O6 एज इट इज रहेगा। नंबर थ्री, स्टेट टू एसेंशियल कंडीशंस नीडेड फॉर दिस प्रोसेस टू हैपन। दो एसेंशियल कंडीशंस बतानी है हमें। लाइट चाहिए इसके अंदर, सनलाइट। सनलाइट के अलावा आप लाइट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये पिगमेंट है विच कैप्चर द लाइट। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, लाइट कैप्चर करता है। बी, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एथेनॉल। नेम दिस प्रोसेस। ग्लूकोज जो एथेनॉल में कन्वर्ट होता है, प्रोसेस का नाम बताइए। प्रोसेस का नाम है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल के अंदर। नंबर टू, नेम द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एथेनॉल। इस रिएक्शन के अंदर में दूसरी प्रोडक्ट जो मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम। सी, एथेनॉल इज मेड बाय रिएक्टिंग ईथीन विद स्टीम इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। यह हाइड्रेशन रिएक्शन है। अब कह रहे हैं नंबर वन में, स्टेट द कंडीशन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट यूज इन दिस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। कंडीशन बता दीजिए। टेम्परेचर क्या होता है, यूनिट के साथ आपने मेंशन करना है। टेम्परेचर के अंदर है 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लिख लेते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर क्या है इसमें, प्रेशर 60 ATM है, 60 एटमॉस्फेयर है। या फिर आप 6000 kPa भी लिख सकते हैं। दूसरा, आपका जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज हो रहा है वो फॉस्फोरिक एसिड यूज हो रहा है, तो H3PO4 लिख दीजिए आप। एसिड का नाम लिख सकते हैं आप, फॉस्फोरिक एसिड। इन केस आप भूल जाते हैं एसिड का नाम, आप H पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं। ये भी याद ही नहीं रहता तो एसिड भी लिख सकते हैं आप यहाँ। नंबर टू, एक्सप्लेन व्हाई दिस रिएक्शन इज एन एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि सिर्फ एक प्रोडक्ट इसमें ऑब्टेन हुई, ओनली वन प्रोडक्ट ऑब्टेन, सिर्फ एक प्रोडक्ट मिल रही है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ये गालिबन लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और this will be the last one. Complete the dot and cross diagram in figure 6.1 of molecule of ethanol. Molecule of ethanol की हमें डायग्राम कंप्लीट करनी है। एक कार्बन को उन्होंने डॉट से शो किया हुआ है, एक कार्बन को क्रॉस से शो किया हुआ है, ऑक्सीजन को डॉट से शो किया हुआ है। ये डॉट क्रॉस जो है ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन जो है ग्रुप 4 में, ये रहा कार्बन, इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6 में, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के शो करते हैं, 1 2 3 4। अब ऑक्सीजन के शो कर लेते हैं। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब राइट साइड पे जो कार्बन मौजूद है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर लेते हैं, 1 2 3 4। नाउ वी आर लेफ्ट विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो मैं शो कर रहा हूँ, ब्लैंक यूज कर रहा हूँ, डॉट, ब्लैंक डॉट। हर हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ब्लैंक डॉट से शो करो। ये हमारे पास फाइनल डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आ जाएगी फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ ethanol. Thanks for watching. Press like and share my videos. For more videos, subscribe to my channel and press the bell icon.